ठीक है, हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। इतिहास का चैप्टर की बात हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग को पता ही है कि जीएस का पेपर हो चाहे किसी भी लेवल की परीक्षा हो, उसमें इतिहास का विषय एक निर्णायक भूमिका निभाता है। हमको ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोग या अधिकतर लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके होंगे, और हम भी सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमको पता है, आप लोग बता चुके हैं। और हम भी यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, हालांकि कुछ बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है उसको हम लोग बाद में करेंगे, किसी दिन मूड में आएंगे तो उस पर भी बात करेंगे। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता से आगे का भारतीय इतिहास की कहानी है, उस पर बात करने वाले हैं। अब देखो, ये दोनों ही तरह के परीक्षा पद्धति के लिए ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। ये चैप्टर है वैदिक संस्कृति। कुछ लोग कह रहे थे कि सर वैदिक से शुरू कीजिएगा, तो इसलिए हम यहीं से शुरू करते हैं, वैदिक कल्चर या वैदिक संस्कृति। दरअसल वैदिक संस्कृति भारत की, आज जिस भारत को देख रहे हैं, उस भारत को जो एक सांस्कृतिक सांचा में ढाला गया, भारत की जो एक कल्चरल आइडेंटिटी है यानी सांस्कृतिक पहचान है, वो वैदिक संस्कृति की ही देन है। चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, आज संपूर्ण भारत जिस संस्कृति के वजह से एकीकृत हुआ है या एकाकार दिखता है, वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृति के वजह से है, वो है वैदिक संस्कृति। अब देखो कैसे, आप दिल्ली में बैठे हो और यहाँ दीपावली मना रहे हो, यहाँ पे आप दीपावली मना रहे हो, दूसरी ओर केरल में बैठा हुआ बंदा भी दीपावली मना रहा है, असम में बैठा हुआ बंदा भी केरल दीपावली मना रहा है। इसका मतलब यह है कि वैदिक संस्कृति का प्रभाव पूरे अखिल भारत पर था। पूरे अखिल भारत में संस्कृति की एक अनोखी विशेषता यही है कि वो सीमा को भी लांघ जाती है। राजनीति एक भौगोलिक सीमा में बंधी हुई होती है, उसकी पहचान एक भौगोलिक सीमा में होती है। जैसे भारत की राजनीति होगी तो भारतीय भूखंड के अंदर ही होगा, भारत से बाहर की नहीं। तो वहीं दूसरी ओर संस्कृति हमेशा क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी भी करती है, यानी कि सीमा को पार करके भी अपना प्रभाव स्थापित करती है। और भारत की यही वैदिक संस्कृति है जिसके वजह से भारत बिना युद्ध जीते हुए, बिना युद्ध किए हुए, बिना किसी को पराजित किए हुए, बिना किसी समुदाय विशेष की या किसी समूह की हत्या किए हुए, वध किए हुए, उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। किसके कारण या किसके सहायता से? वैदिक संस्कृति से। आप देखेंगे कि भारत, जिस अखंड भारत की बात करते हैं, चाहे वो जिसमें नेपाल, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, कंबोडिया, ये सारे कंट्री, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक, ये सब के सब कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति से इन्फ्लुएंस रहा। आज भी कई ऐसे देश हैं जो हैं भले ही इस्लामिक कंट्री, लेकिन वहां के कल्चरल प्रैक्टिस वैदिक संस्कृति ही है। आज आप इंडोनेशिया में जाएंगे तो विश्व की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन वहां पे हर रोज महाभारत का प्रसारण किया जाता है। वहां के नोटों पर गणेश जी की मूर्ति है, नाम उनका हिंदू रीति रिवाज या वैदिक संस्कृति के अनुसार है। आज जाएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, तो पता चलेगा कंबोडिया के अंकोर वाट में है। अंकोर वाट मंदिर विष्णु का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। वहां पे हिंदू नहीं है, बौद्ध है। यही वो वैदिक संस्कृति है जिससे बौद्ध और जैन जैसे महान पंथ निकल करके आए। यही वो वैदिक संस्कृति है जिससे प्रेरित होकर के दुनिया में, या जिसके प्रत्युत्तर में इस दुनिया में कई नए नए धर्म उभर करके सामने आए। तो इस तरह से विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति और सबसे एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक संस्कृति कोई है तो वो है वैदिक संस्कृति, जिसको समझना, जिसको पढ़ना आज भी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि वेदों को, वैदिक संस्कृति को क्यों कहते हैं वैदिक संस्कृति, ये हम आगे बात करेंगे। क्योंकि जो इसको जान लिया, जो इसको समझ लिया,
तो समझ लो कि वो पूरी तरह से वैज्ञानिक मानसिकता वाला व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि वैदिक संस्कृति है वो एकमात्र इस धरती की संस्कृति है जो धर्म के साथ साथ विज्ञान की पुस्तकें भी अपने अंदर समाहित करता है। जो वेद के उपांग हैं, या जिसको हम उपवेद कहते हैं, उपांग नहीं उपवेद, उपवेद को अगर देखें तो पूरी तरह से साइंटिफिक बुक है जिसमें रिसर्च किया जाता है। तो दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो अपने साथ विज्ञान को भी समाहित करती है और विज्ञान का भी उन्नयन करती है और विज्ञान की खोज भी करती है। इसीलिए ये इसी संस्कृति को हम सनातन संस्कृति भी कहते हैं, सनातन संस्कृति, जिसको आज हम लोग हिंदू संस्कृति कहते हैं। अब ये मत समझिएगा कि हिंदू अक्सर किताब में दिया जाता है कि हिंदू जो शब्द है वो अरबियों के द्वारा दिया गया था। ये गलत है कि सिंधु के नाम पर हिंदू कहने लगे अरबी, इसीलिए ऐसा, ये गलत स्टेटमेंट है। इतिहास के पुस्तकों में आपको देगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन अब आपके एग्जाम में ऑप्शन दे देगा तो आप मार दीजिएगा, लेकिन आने वाले समय में ये नहीं पूछा जाएगा कि हिंदू शब्द किसने दिया था, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, ये गलत है कि हिंदू शब्द अरबियों ने दिया था। फिर भी अब देखिए, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, ये सब के सब एक ही हैं। उसी वैदिक संस्कृति की हम बात करने वाले हैं जो पूरे भारत की संस्कृति को या कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो स्वाभाविक है कि इतनी महान संस्कृति है तो इसका विस्तार भी बहुत होगा, इसमें गहराई भी, इसके दर्शन भी। अब दुनिया के जितने भी थॉट ऑफ रिलीजन है, धर्म के दर्शन, वो सब के सब इसी से पैदा हुआ है। जो धर्म को एक परिभाषा में गढ़ा गया, धर्म को एक फ्रेम में डाला गया, किसके द्वारा डाला गया? इसी वैदिक संस्कृति के द्वारा डाला गया। क्योंकि ये वो व्यक्तियों का धर्म है, वो व्यक्तियों का रिलीजन है जो इस पूरे धरती पर सबसे स्मार्ट लोग थे उस समय के। इस धरती के सबसे स्मार्ट लोगों का ये रिलीजन था। उनका नाम था, उनको कहा जाता था आर्य। आज भी हम बड़ी खुशी से अपने बच्चों का नाम आर्य रखते हैं। बड़ी गर्व महसूस होता है जब हम अपने बच्चे का नाम आर्य रखते हैं। लोग रखते हैं आर्य, आर्य, आरव, आर्य, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। तो जो समुदाय या जो कम्युनिटी इस कल्चर को या संस्कृति को कैरी कर रहा था, ढो रहा था, वो कहलाते थे आर्य। और ये आर्य धरती के वो सबसे स्मार्ट लोग थे जो सिर्फ भारत में ही नहीं, यूरोप में भी फैले हुए थे, रसिया में भी फैले हुए थे और मिडिल एशिया में भी फैले हुए थे। यानी आर्यों की अगर बात करें आप, जो वैदिक संस्कृति को रिप्रेजेंट करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, दुनिया के हर एक कोने में फैले हुए थे ये स्मार्ट लोग। इसी आधार पर कह दिया जाता है कि भारत में आर्य बाहर से आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास और पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस चीज को डिनाई करता है। कैसे करता है हम लोग आगे देखते चलेंगे। तो ये हुआ एक तरह से थोड़ा सा ब्रीफिंग वैदिक संस्कृति का। अब आपको, आपके समझ में या आपके जेहन में ये आता होगा कि ये भारत में कब से कब तक रहा। अक्सर बच्चों के मन में ये भ्रम आता है कि वैदिक संस्कृति कब से कब भारत में रहा। दरअसल इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ? पता चला 1720 में सिंधु घाटी सभ्यता अपना जो पहचान था, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपना पहचान वो खो दिया। यानी नगरीकरण उसका खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि लोग मारे गए, सब लोग ही खत्म हो गए सिंधु घाटी सभ्यता के। वो भी स्मार्ट लोग थे, महान लोग थे वो लोग भी। वही लोग इस वैदिक संस्कृति को कैरी कर रहा है, वो अलग नहीं है, वो भी इसी में शामिल है। लेकिन किताबों में जो हम वामपंथी किताब पढ़ते हैं तो इनको अलग दिखाया जाता है और इनको अलग दिखाया जाता है। इनको बाहर का कह दिया जाता है कि ये बाहर से आए हैं, आर्य यूरोप से आए हैं, मिडिल एशिया से आए हैं, रसिया से आए हैं, तिब्बत से आए हैं, पता नहीं अलग अलग नाम दे दिया जाता है। और इनको कह दिया जाता है कि ये देसी लोग हैं और आर्य बाहर से आकर के इनको मार करके भगाए और अपने स्थान ले लिए इनके जगह पर। तो वो कंट्रोवर्शियल है जो हम लोग आगे देखेंगे क्या कहानी है। तो 1720 में इंडस वैली सिविलाइजेशन अपना
अस्तित्व खो दिया। यानी कि अपना जो पहचान था, पहचान किससे था? तो नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। ये नगरीकरण की वजह से पूरे दुनिया में फेमस थे, जाने जाते थे। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। इनका पहचान था इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इनका पहचान था म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम या महानगर पालिका। ये सब इनका पहचान था। ये तीन ऐसे इनका पहचान था प्रशासनिक एकीकरण। ये सारी की सारी अनोखी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की थी, जो 1720 तक आते आते ये अपनी पहचान खोने लगी। समझ लो उजड़ गई। क्यों उजड़ गई? तो उसका कई कारण है, जो आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो हम लोग पढ़ेंगे। ये जब पहचान खो दिए तो इनके जगह पर ये उभर करके सामने आए। अब ये अपना पहचान, अस्तित्व खो दिया, अब उसके जगह पे ये उभर करके सामने आए। देखो, एक तोता पकड़ करके लाए हैं, कितना बोलता है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? एक दिन गए थे जंगल घूमने के लिए, तो एक तोता पकड़ के लाया है, बड़ी सुंदर। आज गए थे, एक और लाए हैं, दूसरा वाला है, एक घर में भी है। ये जंगल वाला है। अभी घर वाला तो एकदम सीधा है, वो तो उसको तो मतलब कल वो बच्चा है, ये थोड़ा तेज है बहुत, तो यही रहता है। जैसे हम जहाँ पे गए थे तो एक ब्रिज था, फ्लाईओवर था, और उस फ्लाईओवर के नीचे ना वो ये बना हुआ है केनाल। उसी फ्लाईओवर में फ्लाईओवर है, उसके नीचे में ही केनाल बना हुआ है। तो केनाल में ना पीपल का गाछ निकल गया, और उसी के पीपल के गाछ में इन लोग का घर था। हम लोग घूम रहे थे तो हम लोग को दिखा, केनाल और घूम रहे थे तो गए तो देखे कि वहां पे पूरा झुंड में बैठा हुआ है सब। तो वहाँ एक लोकल लड़का था वहां पे, तो वो और हम एक और लड़के थे, तीनों लोग मिल करके उसको बड़ी मेहनत से पकड़ा है। एजाज इतना लेट क्यों किए बाबू? क्लास टाइम से आया करो आप लोग, 5 मिनट बिफोर लिंक भेजते हैं तो लेट मत करो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर हमको अलग से टाइम देना पड़ जाएगा। तो हाँ बोलो एजाज, कितने बजे? चार बजे से तेरा बैच चलता है। कितने बजे फ्री होते हो फिर? कितने बजे फ्री होते हो? तो 4 बजे वाला बैच को आगे पीछे करो, 3 से 4 करो। तुम्हारा पढ़ना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है? पढ़ना जरूरी है ना, हम समझ रहे हैं बाप। सर जी भी पढ़ रहे हैं, बच्चा लोग भी पढ़ रहा है एक साथ। अच्छा है। तो इन लोगों को क्या पढ़ा रहे हो अभी? मैथ, फिजिक्स? मैथ का क्लास चल रही है, ठीक है। तो इन लोग का टाइम देख लो, मैनेज कर लो। एक दो दिन के बाद करो, मतलब 1-2 दिन तक मैनेज कर लो, इन लोग को से एडजस्ट कर लो। कितने बच्चे हैं? हाँ 30-40 काहे कि ये 4 बजे वाला जो टाइम है, इसको हम लोग बड़ी मुश्किल से मैनेज किए हम। इसके बाद फिर हमको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हाँ, एक तो सुबह में 11:30 बजे, दूसरा 4 बजे। ये आप लोगों के नाम यूपीएससी के नाम है, यूपीएससी और तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लो आप, ठीक है? कोशिश करो बच्चा लोग को। इसके बाद ये लोग क्या करेगा? या तो 3 बजे बुला ले, तो 4 की जगह अगर दिक्कत होगा तो हम लोग कर सकते हैं 4:15 से 15 मिनट हम मैनेज कर सकते हैं, खूब से खूब 4:30। 4:30 में क्या है फिर तेरा? तो तुम अपने ट्यूशन के लिए मेरे को मैनेज करवा रहा है, तुम लोग अपने खुद मैनेज नहीं कर रहा, हमको मैनेज करवा रहा है बे। कहाँ है मेरा डस्टर? इधर
देख ले, सामने दिख रहा है ना। तुम लोग अपना मैनेज नहीं कर रहा, हमसे करवा रहा। वाह, खुद से मैनेज कर अपना क्लास। अपने क्लास के चक्कर में मेरा क्लास। हाँ हाँ, सब तो कुछ ना कुछ करबे करता है, तब तो सब काम मैनेज करते रहेंगे। बोलो क्या बोल रहा है एजाज, क्या बोल रहा है, बोल। हाँ, कल से करो, आज नहीं कर रहे थे कल से, लेकिन आज कर लेता तो ठीक है रहता। ठीक है, कल से करो, क्लास मैनेज कर लो अपना, लेकिन जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, हाँ ठीक है, मैनेज करो, बच्चा लोग को मैनेज कर लो। आपका एग्जाम जरूरी है। हाँ बोलो बोलो। वैदिक कल्चर आज हम लोग शुरू किया है, वैदिक संस्कृति इतिहास में। ये बहुत अच्छा टॉप, वो मिल जाएगा यूट्यूब में आपको 1-2 दिन के बाद। ठीक है, लेकिन कल से क्लास अपना मैनेज कर लो। ठीक है, चलो। तो ये वैदिक संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जगह पे वैदिक संस्कृति आता है। वो आर्य लोग जो दुनिया के महान लोग हैं। अब इनके बारे में हमको समझना है, क्योंकि ये आज भी जिंदा है। हम और आप इसी वैदिक संस्कृति के रिप्रेजेंटेटिव है। हम और आपके रगों में खून इन्हीं लोगों का बह रहा है, इसीलिए हम लोग अपने आप को आर्य कहते हैं। उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं वो सब के सब आर्य हैं, वो चाहे किसी भी रिलीजन को मानते हो। दक्षिण भारत के लोगों को छोड़ दिया जाए, नर्मदा नदी के दक्षिण के लोगों को छोड़ दिया जाए, तो उत्तर भारत के समस्त लोग आर्य हैं। उनको आर्य कहा जाता है। वो चाहे किसी भी जाति या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। बाद में उनकी जाति बनी, बाद में उनकी कम्युनिटी बनी, बाद में वो अलग धर्म अपनाए, लेकिन मौलिक रूप से वो सब के सब आर्य हैं। तो पूरे और आज के संदर्भ में देखा जाए तो सब के सब आर्य की परिभाषा में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि ऋषि अगस्त ने दक्षिण में भी आर्यीकरण किया, लोगों को आर्य रिलीजन में या आर्य धर्म परंपरा में समाहित कराया। तो अब समस्त भारत के वासी आर्य हैं। अब ये आर्य इतने महान हैं तो इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए भी जरूरी है। चलिए देखते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति को जानने से पहले आपको थोड़ा सा पूरे सिलेबस को इसको समझना पड़ेगा कि क्या आपसे पूछा जा सकता है। वैदिक संस्कृति में कई आयाम हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहला तो ये, इसमें जो जानने वाली बात है कि इनके संदर्भ में इतिहास में एक और बात याद रखो, वैदिक संस्कृति कहने का मतलब है आर्यों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आर्य। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये आर्य आए कहां से, आर्यों का आगमन। अभी तक से हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑफिशियली इसको हटाया नहीं गया है। आज भी इससे सवाल पूछे जाते हैं इसलिए क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है। तो भारत में आर्यों का कैसे आगमन हुआ, हालांकि अब इस चीज को पुरातत्व अस्वीकार कर दिया, डिनाई कर चुका है कि आर्य कहीं बाहर से आए थे। अब ये मान्यता है कि भारत से ही दुनिया के अन्य क्षेत्रों में आर्यों का विस्तार हुआ था, न कि आगमन हुआ था। लेकिन इतिहास भी अभी भी उसी चीज को ढोया जा रहा है, तो इतिहास के प्रश्न भी उसी तरह से पूछे जाएंगे। तो जो सबसे पहला सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो आर्यों का आगमन, की आर्य भारत में आए कहां से। तो कई एस्पेक्ट है जिस पे हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात, आर्यों का धर्म, इनका रिलीजन, क्योंकि ये धर्म ही इनका अपना पहचान है जो पूरे भारत पर प्रभाव छोड़ता है। तीसरा, इनका साहित्य, लिटरेचर। अब आर्यों के समय में ही, यानी वैदिक संस्कृति के समय में ही पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है, राजनीति, जिसको हम लोग जनपद के रूप में जानते हैं, महाजनपद के रूप में जानते हैं। ये आर्यों के समय में ही उत्तर वैदिक काल में शुरू होता है। तो स्वाभाविक है कि वो भी जानना पड़ेगा। तो आगमन, धर्म, साहित्य, राजनीति, इनकी अर्थव्यवस्था, इनके सामाजिक जीवन,
इन सारे पहलुओं पर आपको चर्चा करना है। इसी को हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ करके उससे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ये हमारा सिलेबस का कोर एरिया है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जिस पे बात कर रहे हैं यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है? हाँ, फटाफट कर लो, फटाफट लिखते भी चलना है, सुनते भी चलना है। लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा। क्या दे? हाँ, ये नहीं दिखाई, ये नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको? आर्यों, आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन, ये ना? हाँ, आर्यों का आगमन, सामाजिक जीवन, धर्म, साहित्य, राजनीति। ब्लैक कलर से लगता है, लिखना पड़ेगा तब आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। हम समझ गए, समझ गए। वो थोड़ा सा ना मार्कर नया है ब्लू रंग वाला, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा दिख रहा होगा अभी। हम समझ गए। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू। बाकी लोग आज कहाँ है? बहुत लोग आज अब्सेंट है। प्रीति, मनीषा, और कौन कौन अब्सेंट? हाँ, नहीं नहीं, सब छुट्टी मारा है सब। आज कोई त्योहार हुआ रहा है, लोग त्योहार मना रहे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। फिर से लिखें। अबे तुम लोग एक ही काम के लिए डबल मेहनत कराएगा। चल ठीक है, अब दिख रहा है। आर्यों का आगमन, धर्म, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, भौगोलिक विस्तार, ये कोर एरिया है जिस पर हम लोग बात करेंगे। शुरुआत हम लोग ठीक है। धर्म, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, साहित्य जो पहले लिखे थे, विज्ञान, दर्शन और भौगोलिक विस्तार ये नया जोड़े हैं अभी। हाँ, हो गया आज सूत्र। अच्छा, विज्ञान, दर्शन, फिलोसॉफी और इस ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, भौगोलिक विस्तार। हाँ, चलिए आज ये क्या कहलाता है, ये ग्रहण कब से लग रहा है? इक्लिप्स। चाय भी नहीं मिला आज, चाय भी नहीं पिलाए। कितना बजे? आज चाय भी हराम है, बताओ, चाय भी नहीं मिलेगा। तो चलो सबसे पहले आर्यों को, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है ना? ठीक है, चलिए अब हम, हाँ, ग्रहण में कुछ खाया नहीं पिया जाता है ना? ग्रहण में खाया पिया नहीं जाता है। हर एक कारण है, इसका कारण रिवाज नहीं है, विज्ञान है।
इक्लिप्स आप लोग पढ़े हैं, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्योग्राफी का टॉपिक है, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी का एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट है। सूर्य ग्रहण, चंद्र हम लोग पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका कारण है, धार्मिक परिभाषा अलग है, वो धार्मिक परिभाषा या धार्मिक, हाँ, धर्म अलग तरीके से परिभाषित करता है, लेकिन वो भी साइंटिफिक ही है। याद रखो, वैदिक संस्कृति का कोई भी धार्मिक प्रैक्टिस अवैज्ञानिक नहीं है। हम और आप उसको नहीं जानते इसलिए उसको अवैज्ञानिक कह देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से साइंटिफिक है। कोई भी प्रैक्टिस, जितना ज्यादा रिसर्च होगा, समय समय पता चलेगा कि वो सनातन संस्कृति का ये प्रैक्टिस पूरी तरह से फुल प्रूफ साइंटिफिक प्रैक्टिस है। कोई भी प्रैक्टिस, क्यों नहीं हम लोग ग्रहण में खाते हैं, तो इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। क्या रीजन है, आप खुद भी, आजकल तो गूगल का जमाना है, खुद भी करके देख सकते हैं, मिल जाएगा, खोजिएगा तो। ठीक है, अच्छा किया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्यों के बारे में जान। सबसे पहले आर्य, इन्हीं को जान लीजिए, उसके बाद हमें देखेंगे कि ये भारत कैसे आए और क्यों आए भारत। क्या ये वास्तविकता है कि आर्य यहाँ से भारत आए, या ये वास्तविकता है कि आर्य यहीं के थे? ये सवाल आपके मन में उठेगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आर्यों का जो मूल ग्रंथ है, आर्य जिस ग्रंथ से शासित होते थे, रेगुलेट होते थे, उसको कहा जाता था ऋग्वेद। ऋग्वेद यानी कि पूरे भारतीय या सनातन संस्कृति का मौलिक ग्रंथ या मूल ग्रंथ यही है, ऋग्वेद। सनातन संस्कृति की सबसे पहली लिखी गई पुस्तक जो है वो है ऋग्वेद है। इसी से पूरा सनातन संस्कृति रेगुलेट होता है और डायरेक्ट होता है, यानी कि नियंत्रित और संचालित होता है। इस ऋग्वेद में, इसके बाद ऋग्वेद के बाद सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद आए, और कहीं ना कहीं ऋग्वेद से प्रेरित रहे, और ऋग्वेद के कई अंश इन तीनों ही वेदों में मिलता है। मौलिक ग्रंथ ऋग्वेद ही है, और इसमें भी कुछ चैप्टर सबसे प्राचीन है और बाकी बाद में लिखे गए, तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार किया गया है। 33 टाइम्स आर्य वर्ड का प्रयोग किया गया है। याद रखो, जब आप किसी भी ऐसे तथ्य पर बात करते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो, जिस पर विवाद हो, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट रखना, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होना चाहिए, तभी अपने बातों की सत्यता या अस्पष्टता स्थापित कर सकते हैं। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार हुआ है। ठीक है। इसी तरह से ऋग्वेद के ही समकालीन ईरान में, ऋग्वेद की तरह ही ईरान में वहां के रिलीजियस टेक्स्ट हुआ करता था जिसका नाम था जिंद अवेस्ता। आर्यों का मूल ग्रंथ ऋग्वेद, ईरान में है एक इसी तरह का रिलीजियस टेक्स्ट जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। इस जिंद अवेस्ता में भी आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि न सिर्फ ऋग्वेद में बल्कि ईरान का जो मूल ग्रंथ है वहां का रिलीजन का जिंद अवेस्ता। ईरान बाद में इस्लामीकरित हुआ है, पहले ईरान में पर्शियन धर्म, पर्शियन रिलीजन हुआ करता था। ईरान का पहले नाम पर्शिया था। तो वहां की जो मौलिक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, इस जिंद अवेस्ता में भी आर्य शब्द का प्रयोग किया गया, और यहाँ पे आर्य के जगह आर्य शब्द यूज किया गया है। आर्य, AREYA, आर्य। हाँ, एजाज कुछ पूछना चाहता है, बोलो। ऋग्वेद में 33 बार, यहाँ पे ऋग्वेद में 33 बार। जिंद अवेस्ता में कितना बार किया गया है ये तो हमको नहीं मिला अभी तक से पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पे आर्य शब्द कहा गया है। ठीक है। पर्शिया, पर्शिया, पर्शिया है।
यहीं के लोग पारसी जो होते हैं ना कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, वो यहीं का था। जब इस्लामीकरण वहां होना शुरू हुआ तो वहां से लोग भागना शुरू किया, भाग गए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, ये सब याद रखना है। आर्यों को दरअसल आर्य क्या है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ग्रेट। ग्रेट शब्द आर्य को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर कोई अपने आप को आर्य कहे तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो अपने आप को ग्रेट कहना चाहता है। इस शब्द का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने इसको एक जाति के रूप में कन्वर्ट किया, उसका नाम था लेसन। लेसन ने आर्य को जाति बताया कि आर्य एक जाति है। लेसन, LESSION, लेसन। लेसन ने आर्यों को एक जाति के रूप में डिफाइन कर दिया। अब जैसे ही जाति के रूप में डिफाइन करेंगे ये कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगा। तो एक राइटर हैं, स्कॉलर हैं, इतिहास के स्कॉलर, ठीक है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो एक विशेष तरह की भाषा बोलता था। इसीलिए आर्य को एक भाषाई समूह भी कहा गया है। आर्य एक भाषाई समूह को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो एक भाषा, एक तरह का भाषा बोलते थे, वो सब के सब आर्य थे। और ये भाषा कौन सा बोलते थे? तो ये भाषा बोलते थे भारोपीय भाषा, वो भाषा जो भारत और यूरोप में बोला जाता है। और इस भाषा की जननी कौन सी थी? तो ये जननी थी संस्कृत। अब कल को अगर कोई लैटिन व्यक्ति कहे कि हम संस्कृत जानते हैं तो भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि वो भारोपीय भाषा का ही अंग है। भारोपीय भाषा में 7 मुख्य भाषा है, जैसे लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, ये सब के सब, संस्कृत, ये सब के सब भारोपीय भाषा ही है, जो भारत और यूरोप, भारत का मतलब ईरान तक, भारत का मतलब म्यांमार तक, भारत का मतलब नेपाल, भूटान से लेकर के श्रीलंका तक, ये सब भारत ही था। हम उस भारत की बात कर रहे हैं जहां पे सब जगह पे संस्कृत बोली जाती थी। इसीलिए इसको भारोपीय भाषा समूह की जननी भी कहा जाता है। जब आप हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें भाषा का विकास पढ़ेंगे तो उसमें शुरुआत ही भारोपीय भाषा से किया जाता है। ग्रिगर्सन महोदय ने इसको क्लासिफाई किया है, तो वहां से शुरुआत होती है। तो एक अर्थ आर्य का मतलब भाषाई समूह भी होता है। एक जाति को देने का कोशिश किया गया जो ये पूरी तरह से गलत है, और इसी को लेकर के आज पॉलिटिक्स किया जाता है। इसी चीज को आज पॉलिटिक्स में मिसयूज किया जाता है। नहीं तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है एक भाषाई समूह, ग्रुप ऑफ लैंग्वेज या ग्रुप ऑफ लैंग्वेज ही रखो, ग्रुप ऑफ स्क्रिप्ट भी कह सकते हो, या ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। तो इसके आधार पर हम आर्यों को पहचानते हैं। इतना ही नहीं हुआ, इसके आगे की कहानी भी आपको जाननी होगी। भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, IAS ऑफिसर था, उसका नाम था विलियम जोन्स। यहां तक समझ में आया तो हम फिर मिटा करके आगे की कहानी शुरू करेंगे। ये याद रखना है, ये सब के सब। तो ये जो आर्यों का कॉन्सेप्ट है, इस आर्यों के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने एक सोसाइटी बनाया जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। विलियम जोन्स ने एक सोसाइटी बनाया जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। इसी एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता में, यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री के चक्कर में पूछा जाता है, लेकिन यहां भी जानकर के रखो। इन्होंने वर्ष 1784 में, 1784 में, ये एशियाटिक सोसाइटी अगर भारत में नहीं बना होता है, याद रखो,
अंग्रेजों ने सब कुछ अपने लिए किया और भारतीयों ने उसका फायदा उठाया। एशियाटिक सोसाइटी इसने भारत को जानने के लिए बनाया था कि भारत है क्या भारत वही भारत है जो अंग्रेज कहते हैं कि हमने आकर के इसको एजुकेटेड कर दिया, हमने आकर के इसको रहना सिखा दिया, हमने आके इनको खाना पीना सिखा दिया। तो इस बंदे के अंदर जो एक आईएएस ऑफिसर था, ये आईएएस ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो रिजाइन देने के बाद इसने अपना एक सोसाइटी बनाया और उस सोसाइटी में इसने भारत को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, और इसने कई ऐसे तथ्यों को उजागर करना शुरू किया जो भारत के लिए आज भी प्रेरणादायक है, भारत के लिए आज भी प्रेरणादायक है। तो इसने एशियाटिक सोसाइटी में यह बताया कि दरअसल ये जो भारतीय भाषा परिवार है, इस भारतीय भाषा का ही अंग है यहां के बोली जाने वाली भाषाएं। जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से विलियम जोन्स ने भारतीय भाषा परिवार से आर्यों को जोड़ा। भारतीय भाषा परिवार से आर्यों को जोड़ दिया, यानी कि भारतीय भाषा में जितने भी भाषा बोले जाते हैं, संस्कृत जिसको वैदिक संस्कृत कहते हैं, लैटिन, ग्रीक, इस तरह की भाषाओं के साथ आर्यों को भी समाहित कर दिया गया। अब आर्यों को समाहित कर दिया गया तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से विलियम जोन्स ने यह बताने की कोशिश की कि जो लोग यूरोप में हैं, जो लोग पूर्वी पश्चिमी यूरोप में हैं, जो मिडिल एशिया में, चाहे जो भारत में हैं, जो आर्य हैं, वो सब के सब एक ही हैं। अब कल को आप अंग्रेजों का विरोध मत कीजिएगा, बल्कि ये समझिएगा कि आप भी वहीं से आए हैं जहां से अंग्रेज आए। कल को ये मत कहिएगा कि अंग्रेज बाहर से आए हैं और आप यहाँ के हैं। इसलिए उन्होंने ये बताया कि सब के सब, ये सही भी है कि भारतीय भाषा में संस्कृत को भी शामिल किया जाता है, लैटिन को भी, ग्रीक को भी, आयरिश को भी, इन सबों, और इसमें भी जो मूल भाषा है उसको वैदिक संस्कृत को माना गया, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड भाषा है। वैदिक संस्कृत को समझने के लिए और वैदिक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ वेदों को समझने के लिए आपको 6 अंगों को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के कहीं आप वेदों को समझ पाते हैं। तो इसलिए विलियम जोन्स ने आर्यों की परिभाषा करते हुए यह तथ्य सामने रखा। ठीक है। अब दूसरी बात कि ये जो आर्य हैं, ये आर्य कौन थे, ये समझ में आपको आ गया होगा कि आर्यों के बारे में क्या जानकारी मिलता है। और दूसरा एरिया है कि आर्य आए कहां से, कितनी उन तर्कों में सत्यता है जो अभी तक से दिया जा रहा है कि भारत में आर्य आए कहां से, कहां गए सब के सब, कौन कौन निकला है।